macro solution to export promotion, macro solution to export promotion in India। भारत में जो प्रोडक्शन उत्पादन करने का जो हम लोग के यहाँ तरीका है, जो भी स्थिति है, उसका सामान्यतः ये ऐसा लगता है कि भारत के फर्मों में काम करने के लिए जो देश के भीतर में घरेलू वातावरण है, वो ऐसा नहीं है जिससे कि विदेशी कंपनियों के साथ प्रतियोगिता कर सके। विदेशी कंपनियों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए गुणवत्ता में कमी है सर, सारा सामान, सब चीज जो है वो घरेलू स्तर पर वो ऐसा नहीं है जिससे वो कम्पीट कर सके। तो इसको कहेंगे ए जनरल फीचर ऑफ द इंडियन प्रोडक्शन लैंडस्केप, ए जनरल फीचर of the Indian production landscape is that Indian firms do not have the domestic environment to compete globally. Domestic environment do not have the domestic environment to compete globally. This can be put down to both macro and micro issues. This can be put down to both macro and micro issues. The macro issues
apply to all manufacturing, all manufacturing, to all manufacturing with exports being just one subsector among many. The macro issues apply to all manufacturing with export being just one subsector. One subsector among many. Macro issues इशू जो है, इसमें से पहला जो आता है वो है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग सभी जानते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास स्केल ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी उसका अधिक से अधिक होना चाहिए, उसका साइज जो है फर्म का बड़ा होना चाहिए। और इस सब को बढ़ने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ने के लिए जो होता है वो करने के लिए सबसे जरूरी है कि स्केल बड़ा हो। अब भारतवर्ष में क्या है कि स्केल बड़ा करने के लिए सबसे पहला सवाल क्या आता है? भूमि का अधिग्रहण। बड़ी बड़ी कंपनी चाहती है कि हमको बहुत बड़ा 100 एकड़ का जमीन मिल जाए, 200 एकड़ का जमीन मिल जाए, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है भारतवर्ष में आज के जमाने में ऐसा पाना।
फिर यहाँ का जो श्रम का कानून है वो कानून भी बहुत पुराना है और विकसित देश के तुलना में उसमें बहुत तरह की खामियां हैं। कितना भी 70 बरस हो गया सरकार बिजली का उत्पादन कर रही है, बांट रही है, इसके बावजूद भी क्या पाते हैं कि पावर इनएडिक्वेट है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो है वो कम है, अपर्याप्त है, शॉर्टेज है। सबसे बड़ा शॉर्टेज क्या है कि हमारे यहाँ लेबर है, चीप लेबर, लेकिन चीप लेबर है और उसमें अनप्रोडक्टिविटी अनप्रोडक्टिव है, वो उसका स्किल नहीं है। तो सबसे क्या हो गया है कि शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर है, और ये सब मिल करके जो फर्म का साइज है उसको छोटा कर देता है। फर्म का साइज छोटा कर देता है तो स्केल ऑफ फर्म जो है, जो डीलिंग एक्सपोर्ट्स जो है उसका साइज बड़ा नहीं हो पाता। विदेश में देखिएगा आलू का चिप्स बनाता है और वो सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा इशू जो है कि एक्सपोर्ट का जो भी फैक्ट्री हो वो उसका स्केल ऐसा हो जो कि प्रोडक्टिव हो, रेम्युनरेटिव हो और वर्ल्ड लेवल पर काम करे, कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो इसलिए कहता है कि स्केल इज एसेंशियल, scale is essential, scale is essential, scale is essential for a successful export, for a successful exports sector. Scale is essential for a successful export sector.
Policies that inhibit growth in farm size. Policies policies that inhibit inhibit का मतलब हो गया बाधा पहुंचाने वाला है। इनहिबिट ग्रोथ इन फॉर्म साइज in farm size and productivity and productivity. Size and productivity. Policy that inhibit growth in the farm size and productivity inhibit the ability to trade. Ability to trade. कहता है कि सबसे तो है कि स्केल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्केल 3 तरह का होता है, स्मॉल साइज, मिडिल साइज, लार्ज साइज। तो एक्सपोर्ट के लिए हमारा कौन साइज सुटेबल है? हर चीज में स्मॉल साइज नहीं होगा ना, हर चीज में लार्ज साइज। तो सुटेबल साइज आना चाहिए। और पॉलिसी दैट इनहिबिट्स ग्रोथ इन फार्म साइज एंड प्रोडक्टिविटी इनहिबिट द एबिलिटी ऑफ ट्रेड। कह रहा है कि जो पॉलिसी जो है हमारे फर्म के साइज को, उसके उत्पादकता को में बाधा पहुंचाते हैं, तो साथ साथ व्यापार करने की योग्यता को भी बाधा पहुंचाते हैं। अब कहता है कि बाधा जो है, हर्डल्स, बाधा को कहते हैं हर्डल्स। हर्डल्स आर मेनी। हर्डल्स आर मेनी। अब जैसे एक ले लें तो हर्डल्स टू लैंड एक्विजिशन। पहला हर्डल क्या है? जमीन को अधिग्रहण करना। हर्डल्स टू लैंड acquisition. Hurdles to land acquisitions. दूसरा हर्डल है लेबर रेगुलेशन। लेबर रेगुलेशन। लेबर रेगुलेशंस। तीसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, inadequate पावर, बिजली। inadequate पावर।
उसके बाद जो चौथा प्रॉब्लम क्रिएट किए हुआ है वो है अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। अदर infrastructure support, other infrastructure support। और पांचवा है शॉर्टेजेज। शॉर्टेजेज लेबर हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन शॉर्टेजेज ऑफ स्किल्ड लेबर, शॉर्टेजेज ऑफ स्किल्ड लेबर, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। तो ये सब हर्डल है। all these hurdles contribute to limiting export firm size and scale। कहता है कि मैक्रो सॉल्यूशन करने के लिए कि हमारा एक्सपोर्ट इंडिया में कैसे हो, तो बात आप जो भी बना दीजिए, लेकिन पहला प्रॉब्लम उठ जाता है कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन हमारा जो एसेंशियल है निर्यात करने के लिए, वो स्केल सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर कि प्रोडक्ट का क्वालिटी निर्भर करता है। उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल फायदा होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने से पर यूनिट लागत घटेगा। स्केल अच्छा रहने से अपडेटेड मशीनरी का प्रयोग होगा और क्वालिटी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट हमारा फर्स्ट क्लास वर्ल्ड प्रोडक्ट मिलने लगेगा। जापानीज कहता है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसको जब हम बेचते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस नहीं देते हैं। आफ्टर सेल सर्विस करने का मतलब है कि खराब होगा तो रिपेयर करेंगे। वो कहता है कि खराब होगा ही नहीं, और उसमें 6 सिग्मा लगाता है कि करोड़ों अरबों में एक वो कोई खराब हो जाए। तो इसलिए देखिएगा कि पहले चलता था, घर में लोग देखता था अकाई का उसको क्या बोला जाता था, सिनेमा घर में बैठे हुए देखती थी सुनीता, वीसीआर वगैरह था। हाँ VCR है वो, और उसका और को होता था एक तो VCR, VCR और दूसरा VCP। हाँ तो VCP जो है
वो जापान से का हमको मिला था, अब आउटडेटेड हो गया है। अभी भी उसका देखिएगा तो एकदम न्यू है। उसको एक बार ऐसे ही पेज से खोल दे तो भीतर जितना भी मटेरियल है सब चमक रहा है। चीज आउटडेटेड हो गया। यहाँ जो है कोई चीज लेके आइए, बल्ब खरीदिएगा तो बोलेगा कि जला के दे रहा हूँ। काहे जला के देख रहे हो? यहाँ जला के दिखा दिए आपको ना, उतरिएगा नीचे, उसके बाद कोई गारंटी नहीं। आप देख लीजिए पटना में कहीं भी बल्ब खरीदिएगा तो वहीं पर चेक कर देगा, वो फक से जला देगा। और घरे लाए लगाए तो फक से उड़ गया, तो कहा कि अभी इसका कोई गारंटी नहीं। तो ये सब क्वालिटी जो है ये अपने यहाँ जो बतिया लीजिए आप, लेकिन ये कुछ बड़ा नहीं ही है। महत्वपूर्ण है। इसके बिना एक्सपोर्ट बढ़ने वाला नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है, इसको तोड़ दिए हैं। और इसको हिंदी में भूमि अधिग्रहण श्रम अधिनियम अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति, अन्य संरचनात्मक सहायक कमी। तत्वें और स्किल्ड लेबर है ना, जो स्किल्ड लेबर का शॉर्टेज है। तो ये सब हर्डल्स है, जिस हर्डल से एक्सपोर्ट फर्म का साइज जो है वो लिमिट हो जाता है। क्लियर है पॉइंट? जी सर। जी सर, जी सर। तो इसको मैक्रो इशू हम लोग कहेंगे। माइक्रो तो हम लोग कर चुके हैं, मैक्रो इशू है कि इस पर ध्यान देना जरूरी है। मैक्रो सोल्यूशन टू एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। ओवरऑल ऑल इंडिया में कहीं भी जाइए तो ये प्रॉब्लम धरे हुआ है। तो कैसे हम चाइना के तरह परसेंटेज हमारा बढ़ेगा? चाइना का परसेंटेज देख करके हम लोग को अपने परसेंटेज पर शर्म आती है कि पॉपुलेशन उसके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है केवल दिल्ली से चल के पटना आने वाला, इसी में उनको स्किल है। लेकिन अपना जो स्किल है उसको बढ़ाने का जो तरीका है वो तरीका पूरा नहीं है, जो भी कारण हो। तो इसलिए भूमि अधिग्रहण का भी बहुत सारा कानून में परिवर्तन हो रहा है, बहुत मेथोडोलॉजी है। आजकल बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, जिसको कहते हैं लेबर मार्केट रिफॉर्म। पहले लैंड रिफॉर्म था ना, लैंड रिफॉर्म अभी भी है। अभी एक नया चल गया है लैंड मार्केट रिफॉर्म। ये कब से चला है? जब से टाटा का जो सिंगूर की क्या था वहां वेस्ट बंगाल में, नैनो वाला जो हटाए थे, नैनो वाला हटा दिया। और जितने लोगों को पैसा लिया 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है फेल हो गया। तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन का पॉइंट क्लियर हो गया। जी सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल लेबर रिफॉर्म। दूसरा पॉइंट जो है फंडामेंटल लेबर रिफॉर्म। फंडामेंटल लेबर रिफॉर्म्स कह रहा है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके यहाँ डेवलपमेंट हो तो लेबर रिफॉर्म की बहुत ही तेजी से जरूरत है। फंडामेंटल लेबर reforms are needed
needed to encourage large scale, to encourage large scale, to encourage large scale labor intensive production units, to encourage large scale labor intensive production, labor intensive production units. While maintaining workers' right. While maintaining workers' right. While maintaining worker rights. While maintaining worker rights. तो कह रहा है कि दूसरा प्रॉब्लम अभी आ गया है जो हम लोग का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ लेबर रिफॉर्म सही तरीके से नहीं हुआ है और चीप लेबर है, एकदम चीप लेबर है, लार्ज नंबर उसका बढ़ता चला जा रहा है। तो फंडामेंटल लेबर रिफॉर्म्स आर नीडेड टू इनकरेज लार्ज स्केल लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन यूनिट्स। लार्ज स्केल करने का मतलब ही नहीं है कि कैपिटल इंटेंसिव हो, लार्ज स्केल हो और उसमें लेबर इंटेंसिव यूनिट प्रोडक्शन यूनिट्स रखिए और साथ साथ वर्कर्स जो राइट है उसको मेंटेन कीजिए। दिस विल हेल्प ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट सेक्टर। तो इससे क्या होगा, बनारसी साड़ी है, एक्सपोर्ट होता है तो लार्ज स्केल पर भी है, लेबर इंटेंसिव है। तो बनारसी साड़ी है, लखनऊ में जो है वो चिकन का कपड़ा का काम होता है, सिल्क का काम होता है, कश्मीरी सब में पश्मीना ऊल से काम होता है। तो इसको ध्यान में रखिए जो क्या चीज आपका बिकेगा, और सब चीज मशीन से ही नहीं होगा, लेबर इंटेंसिव की भी जरूरत है। तो इसलिए कहता है कि labor fundamental reforms are needed to encourage large scale labor intensive production units while maintaining workers' right. कहता है कि this will help traditional export sector. Traditional export sector. Traditional export sectors such as textile, टेक्सटाइल्स में होता है कि जो रुई होता है, रुई से धागा निकालता है तो धागा को फिर उसको कहते हैं रीलिंग, फिर उसके बाद रीलिंग होगा, थ्रेड्स का रीलिंग होगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, फिर उसका वीविंग करेगा, वीविंग करने के बाद बुनेगा, बुनकर सब बुनेगा, बुनने के बाद
उसको ब्लीचिंग करेगा, साफ करेगा, उसके बाद उसको प्रिंटिंग करेगा, डिजाइनिंग करेगा। ये सब काम एक्सपर्ट्स, मशीन नहीं बल्कि आदमी के लेबर। द्वारा, ये आदमी के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो इसलिए आदमी के द्वारा ऐसा किया जाता है, इसलिए कहा जाता है तो कहता है कि टेक्सटाइल सबसे महत्वपूर्ण है, एज वेल एज अदर्स 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 में हो जाएगा अदर्स लाइक लेदर वर्क्स, लेदर वर्क्स, लेदर वर्क्स, लेदर वर्क्स। दूसरा हम लोग के यहाँ का बहुत नामी है फुटवियर, फुटवियर। और नामी है वुड, वुड प्रोडक्ट्स, वुड प्रोडक्ट्स। वुड प्रोडक्ट्स से अखरोट का जो पेड़ दरख्त होता है कटता है, तो उससे बना हुआ सोफा सेट है, पलंग है, घर का डिजाइन चीजें बनाने का है। ये सब एक्सपोर्ट होता है, बहुत कॉस्टली होता है और बहुत ही हाई डिमांड है बाहर के देशों में। हाई इनकम ग्रुप उसको पसंद करता है, सारा उचित से घर में काम कराएगा। तो ये है। उसके बाद कहता है कि in addition labor reforms have to be integrated. In addition, labor reforms have to be integrated, have to be integrated with a more broad based, more broad based effort, broad based efforts, broad based effort to better manage India's human resources and skills.
ह्यूमन रिसोर्सेस एंड स्किल्स कहता है कि भारतवर्ष को अगर आप निर्यात के मैप में सबसे ऊपर उठाना चाहते हैं तो जो हमारे यहाँ है उसी पर ना आपको दम करना है, उसी पर आपको बेस करना है। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस है और उसका स्किल है, लेदर का हो, फुटवेयर का हो, वुड प्रोडक्ट का हो, टेक्सटाइल का हो, बहुत सारा आइटम हो गया। इस आइटम में जो ह्यूमन रिसोर्स उसके स्किल को डेवलप कीजिए, उसके स्किल के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़िए और उस लेबर को हर तरह का रिफॉर्म दीजिए, उसको हर तरह का जो राइट्स है वो दीजिए और तब देखिए कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आप विदेश में निर्यात कर सकते हैं। ये दूसरा जो है वो लेबर रिफॉर्म से संबंधित हो गया और उसमें ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट पर जोर देने का है, क्योंकि विदेश का बहुत सारा चीज जापान का, चाइना का लोग बहु इमिटेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को देखना है कि अपना जो हमारा है वो कैसा है, उसको ध्यान में रखना है। तीसरा जो मैक्रो सॉल्यूशन है, जिसको इकोनॉमिस्ट लोग कहता है कि यही सॉल्यूशन लाइए, तो उसको कहता है बेटर, जो सबसे महत्वपूर्ण है ट्रांसपोर्टेशन, बेटर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटर तो कहता है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आजकल सरकार भी हम लोग की बोल रही है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेट कीजिए, रोड को पोर्ट से इंटीग्रेट कीजिए, कस्टम फॉर्मेलिटीज जो है उतरते हवाई जहाज से उतरे नहीं या पोर्ट पर उतरे नहीं, कितना ज्यादा कस्टम फॉर्मेलिटीज करता है, उसको सिंप्लीफाई कीजिए और जितना भी लॉजिस्टिक्स का है वो सबको सही कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए लॉजिस्टिक्स से, इंडस्ट्रियल पार्क से। तो आपका जो है करंट स्टेट ऑफ इंडिया ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रेंडर्स टू एक्सपोर्टर्स अनकॉम्पिटिटिव ऑन द वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट में वो अनकॉम्पिटिटिव बना दिए हुआ है और उस बहुत समय खा जाता है। और टाइम इज मनी, इंटरनेशनल मार्केट में टाइम का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। टाइमली डिलीवरी नहीं होगा तो आपका सामान को रिजेक्ट कर देगा। कहता है कि द गवर्नमेंट needs to work needs to work needs to work needs to work on improving the improving the integration of different modes, integration of different modes
different modes, integrating different modes of transportation, modes of transportation, different modes of different modes of transportation with each other, with each with each other, introducing modern warehousing. Different modes of transport, improving integration, different modes of transport with each other. Such as number one, इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न वेयर हाउसिंग. सबसे जरूरी क्या है? इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न वेयर हाउसिंग. इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न वेयर हाउसिंग. नंबर टू, स्ट्रीमलाइनिंग कस्टम फॉर्मेलिटीज. ये बहुत जरूरी है. स्ट्रीमलाइनिंग कस्टम फॉर्मेलिटी. streamlining custom formalities. Custom formalities. Custom formalities. ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है. 2 नंबर. तीसरा है improving integration improving integration with logistic. Improving integration with logistic. Number four, improving integration with industrial parks.
the current state, the current state of India's transport infrastructure, transport infrastructure, current state of India's transport infrastructure renders its exporters uncompetitive, renders its exporters uncompetitive on the uncompetitive on the world मार्केट। कहता है कि वर्ल्ड बैंक का 2018 में एक स्टडी रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में कोट किए हुआ है कि फर्म जो है एक कंटेनर जिसमें कि माल भरा हुआ है उसको 11 दिन में संघाई से मुंबई पोर्ट पर पहुंचा देता है। पानी के रास्ते संघाई से मुंबई को में पहुंचाता है 11 दिन में। जब पोर्ट पर पहुंच जाता है 11 दिन में, तो वहां से उसको पहुंचना है दिल्ली। तो मुंबई से दिल्ली पहुंचने में लगता है 20 दिन। तो कैसे वो एक्सपोर्ट मार्केट वाला सरवाइव करेगा? यहाँ तो हर रोज एक्सपोर्ट प्राइस में परिवर्तन हो रहा है। तो 20 दिन बाद डिलीवरी दीजिएगा, माल पहुंच गया मुंबई में। तो जो बेसिक चीज है उस पर ध्यान नहीं दे करके और बहुत इधर उधर छिटकते रहिएगा तो 70 साल तो बीत गया, 75 साल अब हाल में आने वाला है। और आपका कोई भी मॉडल जो है वो स्टेबल नहीं रहा है, बदलता रहा है। गरीबी हटाने का लीजिए, चाहे बैंकिंग का लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का लीजिए, चाहे पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर इश्यूज लीजिए, कहीं भी हम लोग एक को सफलतापूर्वक से इफिशिएंटली स्थापित नहीं कर पाए। इसलिए कहता है, इसको हम कोट कर रहे हैं आपको, according to a recent World Bank report,
वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट दो 2018 स्टडी। ये कहता है कि firm report that firm report that while it takes 11 days for a container while it takes 11 days for a container to travel from Shanghai to Mumbai. It takes 20 days. It takes 20 days for it to travel from Mumbai to Delhi वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आ गया वर्ल्ड का कि फर्म जो है वो अपना कंटेनर 11 दिन में शंघाई से मुंबई पहुंचा देता है। अब मुंबई में वो कंटेनर जो है 20 दिन लेता है मुंबई से दिल्ली पहुंचने में। तो कैसे चलेगा, कैसे ये होगा जब तक आप इसको ठीक नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल जो तरीका है, एक्सटर्नल तरीका को 3 भागों में बांटा गया जो आपके सामने हम रखे, और ये तीनों जो है वो मैक्रो सॉल्यूशन है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब जो है आपको कभी भी निर्यात आयात या बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहीं भी लिखना हो इंडियन केस में, कैरेक्टर में, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक इशू जो है उसको भी देना चाहिए
और उसी को हम लोग कहेंगे केस स्टडी। तो इसमें काफी नंबर उठता है इंडियन इकोनॉमी में। नंबर उठाने के लिए एक की वर्ल्ड बैंक का या IMF का एक डेटा जरूर आंसर में, एक आंसर में डालिए, कुछ न कुछ कमिटी है उसका रिपोर्ट डालिए, कोई चीज हो, और केस स्टडी डालिए। ये 3 आंसर में भीतर बॉडी में रहेगा तो 80% से कम आपको नहीं आएगा। ये टेस्टेड है। लड़का हर बार में सोचता है कि क्या लिखे हैं ये सब, केस स्टडी और ये रिपोर्ट का नाम आइए, वो नहीं, वो आपको दूसरे के आंसर से अलग कर देगा और स्पेसिफिक और फोकस्ड आपका आंसर होगा। तो हम लोग जो माइक्रो मेथड बताए, माइक्रो मेथड में कितना पॉइंट था? 8 गो। 8। उधर वाला में 5 गो था, 5 गो 5 5 था। गो। माइक्रो वाला में 5 गो है। जी हाँ। सर। हाँ, अभी मैक्रो में आपका हो गया 3। और अब जब हम लास्ट इसका एंड करेंगे तो एंड करने में स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो है नंबर 1 पर वर्ल्ड में इंडिया है, वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को कोट करेंगे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। बेटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर है इसमें। पहला आपको क्या करना है कि वेयर हाउसिंग तैयार कीजिए। अमेरिका में सब्सिडी दिया जाता है किसान को कि आप खेत को परती रखिए, उत्पादन मत कीजिए, क्योंकि हमारे वेयर हाउसिंग का जगह नहीं है आपके उत्पाद को रखने के लिए। एक दाना बर्बाद भी नहीं होना चाहिए। इससे बेहतर है कि आपको कितना लॉस होगा खेती नहीं करने पर, कितना लॉस होगा खेती नहीं करने पर, उतना कैलकुलेट करके बताइए। मान लीजिए बोलेगा हमको $50,000 का लॉस होगा, कहेगा ठीक है तो आप $55,000 सरकार से ले लीजिए, लेकिन खेत को परती रखिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वहां जो मॉडर्न वेयर हाउसिंग है उस एक एक दाना को सही तरीके से रखा जाता है। और आप में से कोई भी व्यक्ति FCI के गोडाउन इस समय गए होंगे तो आप देख लिए होंगे कि दाना कैसा है और कैसे रखे हुआ है। मॉडर्न वेयर हाउसिंग है? नहीं है। बोरा को बोरा लादे हुआ है। रैट्स जो है वो भारी संख्या में कूद जाएगा सामने में। वो अनाज सड़ा हुआ रहता है सर, रद्दा पड़ा हुआ रहता है फर्श पे। और अनाज चूहा जो है खाने वो लायक सड़ा ही हुआ रहता अनाज है। है, चूहा के वही खाने तौल लायक करके ही देता रहता है। है। और बहुत चूहा है, भूख से मर जाता है FCI गोडाउन में, लेकिन वहां का जो सड़ा हुआ अनाज नहीं खाता है। अब बाहर निकल नहीं पाया, बाहर निकलता था हम लोग के घर में आता, अनाज खा के भाग जाता। तो वहां का ये क्वालिटी है। तो कहता है कि बेटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए और सबसे ध्यान रखिए कि मॉडर्न वेयर हाउसिंग ये बहुत जरूरी है। सरकार अभी कह तो रही है कि गांव-गांव में बनेगा बनेगा, क्या होगा वो समय बताएगा। गांव-गांव में वेयर हाउसिंग बनेगा जहां की अनाज बर्बाद नहीं हो। तो हमारे यहाँ सब्सिडी दिया जाता है अनाज उत्पादन करने के लिए। अमेरिका में सब्सिडी दिया जाता है अनाज नहीं उत्पादन करने के, क्योंकि उत्पादन कर दें और उसका खपत नहीं हो तो बर्बाद हो जाएगा। तो वहाँ है कि कितना हमको उत्पादन करना है, हमारा वेयर हाउसिंग में जो बफर स्टॉक है वो कितना रखना है, कितना रखा हुआ है, कितना निकालना है, कैलकुलेट करके देख लेगा कि इतने ही हेक्टर में खेती होनी चाहिए। तो वो अप्रोच करेगा वहां का जो अथॉरिटी है, क्या इस बार ये फार्म जो है प्रोडक्शन नहीं करेगा और वो सरकार से पैसा लेगा। इससे जमीन की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है और उतने समय में उस जमीन पर जानवर घूमेगा, फर्टाइल करेगा। तो ये है। तो अभी हम लोग जो लेंगे वो एक्सपोर्ट का स्पेसिफिक इशू, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इशू, इसका नाम हो जाएगा इंडस्ट्री
specific industry specific issue. इंडस्ट्री स्पेसिफिक इशू, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इशू में हम लोग लेंगे नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, और दूसरा लेंगे टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब यहीं पर आपको जो है लिखना है ए केस स्टडी, a case study of electronics industry in India. Case study of electronic industry in India. Exports range industry specific tools that need to be addressed, to harness प्राप्त करना, मैंने harness the potential
harness the potential of global supply chains. Global potential of global supply chains for India's for India's export growth. India's export growth. Electronics industry in India. Electronic industry in India is one of the fastest growing global supply chains. Growing global supply chains. But India has not been India has not been able to benefit from unlike countries like China, Indonesia, and
ताइवान। अब कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2018 स्टडी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2018 स्टडी stated that India's entry India's entry that India's entry India's entry into global supply chain into global India's entry into global supply India's entry into global supply chains faces several major hurdles. Several major hurdles. Number one, poor transport infrastructure, poor transport infrastructure. Number two, low skill levels, low skill levels of the
of the labor force of the labor force, low skill levels of the labor force, which requires firms to make a significant investment in training their workers. लो स्किल लेबर है, काम जहाँ कर रहा है, एक्सपोर्ट का चीज है, उसका क्वालिटी, टाइमिंग, क्लीननेस, साफ सफाई, ये सब को ध्यान देना है, ड्रेस, तो ये सब चीज साफ सुथरा रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए उसमें लेबर को स्किल फॉर्मेशन करने के लिए उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। विदेश में ट्रेनर रहता है जो बराबर आपको ट्रेनिंग का बात करता है। तो तीसरा प्रॉब्लम क्या है, तो फिर वही आ गया, कॉम्प्लेक्सिटी of land acquisition, which makes clustering, which makes clustering of upstream downstream firms, which makes clustering of upstream downstream firms difficult. अब जमीन ही नहीं मिलेगा, उसको 4 गो 5 गो उसको क्लस्टरिंग में फर्म को जोड़ना है तो वो संभव नहीं है। उसके बाद है
फोर्थ प्रॉब्लम है ओवरऑल regulatory overall the overall regulatory environment. Which further increases cost, which further increases cost, which further increases cost. Number 5, lengthy and unpredictable lengthy and unpredictable import clearance procedures. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जिक्र कर दें, ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का हम लोग केस स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन इंडिया, और ये बात उसमें लास्ट में कोट करेंगे। इसका बहुत सारा पॉइंट्स मिलता जुलता है जो हम लोग ऊपर में मैक्रो में कर सके, इसलिए उसका डिटेल वर्णन करने की जरूरत नहीं है, ये इतना ही देना है। और रिपोर्ट वो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2018 स्टडी को कोट करना है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं केस स्टडी ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। केस स्टडी ऑफ टेक्सटाइल, case study of textiles industry, case study of textile industry in India, case study of textile industry revitalize the textile industry, revitalize,
revitalize the textile industry. Revitalize the textile industry. Revitalize the textile industry. The textile industry has ceded ground to countries like Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam over the last decades. हम लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं प्रतियोगिता में टेक्सटाइल में बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम से। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। कहता है कि द टेक्सटाइल industry has ceded the textile industry has ceded ground to countries like Bangladesh, Sri Lanka, and Vietnam. Over last decades. Over last decades.
The issues are familiar. इसलिए मैक्रो पॉइंट जो है सब पर लागू होगा, जितना भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में लागू. Issues are familiar. Number one, a preponderance of a small scale establishments. A preponderance of a small scale establishment, of a small scale establishments. दूसरा है most units are old. Most units are old. और sometimes obsolete. Sometimes obsolete. Machinery, obsolete machinery, पुराना. Obsolete machinery operating with outdated technology. Outdated technology. Number three, वही बात है, shortage of semi-skilled, shortage of semi-skilled labor. Semi-skilled labor with sufficient training. With sufficient training to
run modern machines. Modern machines. Modern machines and production lines. And production lines. Number 4, chronic power shortage, which lead firms to use less productive manual machines. Chronic सर हम लोग भूटान से खरीदते हैं बिजली, सही बात है। हाँ सही बात है। क्या डेवलपमेंट करता है, सब कुछ नहीं करता। chronic power shortage. Chronic power shortages which lead firms to use less productive manual machines. Less productive manual machines. Number 5, कोई लैंड एक्विजिशन, नया फैक्ट्री बैठाना चाहिएगा, जमीनें नहीं मिलेगा। लैंड एक्विजिशन problem. Land acquisition problem. Land acquisition problem. और नंबर 6 है onerous clearance requirements. वो onerous clearance requirements that impede the inflow of imported
onerous clearance requirement that impede the inflow of imported inputs, inflow of imported inputs, and inputs and export of processed goods in quick time, which is antithetical to international which is antithetical to international expectation international expectation of just in time delivery, just in time delivery। अब हम लोग देखते हैं कि अमेजोन से सामान मंगाइएगा तो आपको बजाते ट्रैकिंग रूट बता देगा कितना देर में आएगा, आया कि नहीं आया तो ठीक है कि नहीं, और ऐसा करते करते पूरे भारतवर्ष के भीतर का इंटरनल जो खुदरा व्यापारी का मार्केट है वो निगलता चला जा रहा है। और बहुत सारे जो व्यापारी हैं जो कि व्यापार कर रहे हैं उनका रिटेल ट्रेडिंग अब धीरे धीरे समाप्त होने पर है, क्योंकि तो इसलिए कहता है कि जो माइक्रो और मैक्रो प्रॉब्लम है वो सारे इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, लेकिन केस स्टडी हम लोग 2 का डालेंगे और उसमें उन्हीं सब बातों को रिपीटेड है। और हम लोग पाते हैं कि वर्ल्ड में जो है इंटरनेशनल मार्केट में जस्ट इन टाइम डिलीवरी, जस्ट इन टाइम, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। घड़ी देखिए रही, आप इंतजार कीजिए कि 12 बजे
लेके आपका सोफा आ जाएगा घर पर, तो 12 बजे घर पर आ जाएगा। और होम डिलीवरी, नो टेंशन टू द बायर, ये सब जो कंसेप्ट है उसको लाना है। यहाँ टेंशन आपको देगा, सामान खरीदे नहीं कि आप टेंशन में फंस जाइएगा। और आफ्टर सेल तो वो आता नहीं है, और सामान उसका ऐसा क्वालिटी का है नहीं जो जापान का सिक्स सिग्मा। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे को पढ़ेंगे, याद करेंगे और घर में अभ्यास करेंगे। जो लोग अभ्यास करेंगे हिंदी अंग्रेजी में, तो कितना मिनट लगा ये हमको बताना है। पॉइंट को केवल याद बराबर रखना है। वो जो माइक्रो का क्या पॉइंट है, खाली पॉइंट बोलिए तो सुनीता, माइक्रो का पॉइंट बोलो, देख के बोलो या बिना देख के बोलो, यहाँ तो हमको दिखाई थोड़ी दे रहा है। सुनीता जी सर, याद है, बोल रहे हैं। बोलो, देख रही हो कि नहीं देख रही हो? नहीं नहीं, कल याद किए हैं। क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये केवल ऑनेस्टी पर है, लेकिन जी बोलना है, देख के भी बोलिए तो हमको कोई आपत्ति नहीं। बोलो माइक्रो सॉल्यूशन, 1 2 3 बोल दो। जी सर, पहला तो है कि इम्प्रूव क्रेडिट एक्सेस, साख का जो विस्तार है वो, और दूसरा है जीएसटी को सिंप्लीफाई, जीएसटी का सिंप्लीफाई करना, सरलीकरण करना। तीसरा है जो तुम्हारा व्यापार फोटो नहीं आ रहा है अभी, फोटो का है जगह, 4 आदमी का तो जगह है ही। मोतीलाल फोटो लाइए अपना। सुनीता, जी सर। क्या नाम, 4 आदमी आ जाइए फोटो पर, ये सामने में है जगह। हाँ, अब बोलिए सब लोग अपना उद्देश्य। सर 3 पॉइंट तो बोले। हाँ सर, 3 पॉइंट तो 3 पॉइंट बोल दिया। तुम बोलो जी तो माइक्रो पॉइंट बोलो, गिनाओ, नाम गिनाओ। माइक्रो पॉइंट का नाम गिनाओ ना। माइक्रो सॉल्यूशन टू एक्सपोर्ट। बोलो उद्देश्य। हम बोले सर। हाँ तुम बोलो, देख के तो बोलो या बिना पहला देख है के बोलो। इम्प्रूव क्रेडिट एक्सेस, अच्छा, दूसरा सिंप्लीफाई द जीएसटी, हाँ, तीसरा ट्रेड एग्रीमेंट विथ द यूरोपियन यूनियन, EU चौथा है इंक्रीज साउथ एशियन ट्रेड, पांचवा है टैरिफ रिडक्शन। सुनीता तुम करो तो, क्या सर? रिपीट करो ये पांचों को। सर रिपीट फिर से, इम्प्रूव क्रेडिट फिर से बोलो। एक्सेस बोल तो रहे हैं सर। हाँ ठीक, हाँ बोलो। सिंप्लीफाई द जीएसटी, ट्रेड ओके, एग्रीमेंट विथ EU, करेक्ट है। एंड और क्या था, जो ये लॉजिस्टिक जो प्रॉब्लम है जो आता है एक्सपोर्ट के समय, उसको कम करना। क्या है पांचवा उद्देश्य? टैरिफ रिडक्शन, हाँ, टैरिफ रिडक्शन, तटकर को कम करना, तटकर को कम जी करना। जी सर। हाँ, मोतीलाल आप बोलिए तो। सर इम्प्रूव क्रेडिट एक्सेस है, और दूसरा है सर इम्पेडिमेंट है जो साउथ एशियन ट्रेड में, उसमें सुधार करना है। उसके बाद तीसरा है यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ाना, और टैरिफ रिडक्शन मतलब इंटरमीडिएटरी गुड्स के साथ साथ जो सर रॉ गुड्स आता है हमारे यहाँ, और उसमें कभी कभी उछाल होता है, उसको नियंत्रित करने को ध्यान में रख के किया जाना है। 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद यह पाया गया है कि पहले 70% तक इनपुट ड्यूटी लगा दिया जाता था टैरिफ इनपुट में, अब उसको घटा के 10% किया गया है। यही चीज इसमें भी परिलक्षित हो रहा है सर, जो मतलब इंटरमीडिएटरी गुड्स वगैरह है। पांच पॉइंट बोल दिए। पांचवा वाला एक्सप्लेन कर रहे थे सर। वो तो समझ गए, पांचों बोल दिए ना। हाँ सर।
और अब कौन कौन है ज्वाइन किए हुआ? हेमंत, हाँ सर। हाँ हेमंत जी भी। खाली 5 को पॉइंट बोलो ना, पॉइंट खाली 5 को। सर साख की पहुंच बढ़ाना, जीएसटी का सरलीकरण, यूरोपियन हाँ। यूनियन के साथ व्यापार समझौता, दक्षिण एशिया में व्यापार में वृद्धि करना और तत्काल में कमी। 5 पॉइंट। दक्षिण एशिया छूट रहा था, सबसे बुझाता है। जी सर, पड़ोसी देश व्यापार में वृद्धि बोल रहे करना। थे सर हम लोग साउथ एशिया के साथ ट्रेड बढ़ाने के बाद बोल ही रहे थे सर, वही दक्षिण एशिया। हाँ वही साउथ एशिया, चलो हाँ ठीक। और साउथ एशिया में जो नाम 8 को नाम है वो डाल दोगे उसमें, ठीक है? नाम जो सही बोल रहे हो, 8 नाम को 5 को 4 को इत्यादि कर दो। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर, प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए।